नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। सिरसा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी। कहा कि आज के दिन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का संकल्प लें। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने दृढ़ संकल्प लिया है। निजी गोदामों की तर्ज पर पंचायतों के जरिए गोदाम बनाए जाएं। दुष्यंत ने कहा कि प्रदेश में एक साल के दौरान 7 लाख मैट्रिक टन की क्षमता के गोदाम बनाए जाएंगे। आगामी पंचायत चुनाव में 50% हिस्सेदारी देकर महिला सशक्तिकरण को मजबूत किया। दुष्यंत ने बड़ौदा उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत का दावा किया। कहा कि दोनों संगठन मजबूती से प्रचार कर रहे हैं। माहौल सरकार के पक्ष में है। विपक्ष पर पलटवार करते हुए दुष्यंत ने कहा कि पिछले 363 दिनों से विपक्ष सरकार गिराने का दावा कर रहा है। सरकार मजबूती से चल रही है और आगे भी 4 साल तक मजबूती से चलेगी। उप मुख्यमंत्री ने धरने पर बैठे किसानों से आग्रह किया। कहा कि व्यवस्थित तरीके से अगर कोई किसान बातचीत करने आए तो समस्या सुनने के लिए तैयार हैं। प्रदेश स्तर की समस्या हल करने के लिए सरकार तैयार। धरने को लेकर कांग्रेस पर दुष्यंत ने निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस किसानों को ढाल बनाकर सत्ता हासिल करना चाहती है। किसान कांग्रेस के बहकावे में ना आए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रदूषण को लेकर भारत के बजाय अपने देश की चिंता करें। भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी चिंता कर रहे हैं। जेपी दलाल ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ कांग्रेस नेताओं की भाषा की मर्यादा में रहने की नसीहत दी। चौटाला ने इनेलो की सरकार बनने के बयान पर जेपी दलाल ने कहा कि चुनाव में सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार है, लेकिन बड़ौदा में बीजेपी एक नंबर पर है। बड़ौदा के लोगों के लिए सत्ता में भागीदारी करने का यह सुनहरा मौका है। जेपी दलाल ने बाजरे की खरीद पर कहा कि खरीद के लिए टोकन की संख्या बढ़ा दी गई है और दीपावली तक बाजरे की पूरी खरीद कर ली जाएगी। एमएसपी को लेकर भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन समझ से परे है। गोहाना में बीजेपी सांसद नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे बड़ौदा हल्का वासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। कहा कि अब की बार बड़ौदा की जनता सरकार में साझेदारी करना चाहती है। नायब सैनी ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने तो अपने समय में सिर्फ रोहतक को चमकाया, लेकिन मनोहर लाल सरकार पूरे प्रदेश में विकास का पहिया चला रही है। नायब सैनी ने कहा कि बड़ौदा में हमारा विधायक न होते हुए भी हमने पिछले 3 महीनों में लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई। हुड्डा तो जब मतदान का समय आता है तब बड़ौदा आते हैं। सांसद ने कहा कि कृषि अध्यादेशों का विरोध किसान नहीं, विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता कर रहे हैं। अगर बड़ौदा हल्के का उपचुनाव नहीं होता तो सभी विपक्षी पार्टियों के नेता अध्यादेशों का समर्थन करते। सांसद नायब सैनी ने कहा कि योगेश्वर दत्त ईमानदारी से काम करते हैं। वो कभी राजनीति की बात नहीं करते। उन्होंने सिर्फ लोगों की सेवा करने के लिए अपने डीएसपी के पद से इस्तीफा दिया था। गोहाना में दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ौदा में उपचुनाव प्रचार के दौरान जीत की औकात भरी। कहा कि 10 नवंबर को जब बड़ौदा उपचुनाव का नतीजा घोषित होगा तो हरियाणा में राजनीतिक भूकंप आएगा जो सरकार की नींव हिला देगा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सत्ताधारियों पर जनता का भारी दबाव है। जो नेता सरकार के साथ खड़ा होगा उसे जनता के रोष का सामना करना पड़ेगा। ऐसी सरकार कितने दिन चलेगी जनता को सब मालूम है। फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय पर बल्लभगढ़ वार्ड 39 से सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने पवन सैनी के नेतृत्व में बीजेपी का दामन थामा। कैबिनेट मंत्री ने युवा साथियों का पटका पहनाकर स्वागत किया। बीजेपी में आस्था जताते हुए युवाओं ने कहा कि बल्लभगढ़ क्षेत्र में बीजेपी सरकार के कराए गए विकास कार्यों को देखते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ की जनता सदैव उनके साथ रही है। जब से वे राजनीति में आए हैं आज भी 95% से ज्यादा लोग उनके साथ हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा के दलाल गोत्र पर टिप्पणी करने के मामले में बहादुरगढ़ के मांडोठी गांव के दलाल भवन में दलाल खाप की पंचायत का आयोजन किया गया।
पंचायत में दलाल खाप से जुड़े तमाम प्रतिनिधि शामिल हुए। दलाल खाप ने दरियादिली दिखाते हुए कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा को दलाल गोत्र से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने पर माफ कर दिया। हरियाणा ने एक और कीर्तिमान स्थापित करते हुए एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत देश में पहला स्थान हासिल किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यूनिसेफ के शुरू किए गए इस कार्यक्रम के तहत मुकाम पाया। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने आंगनबाड़ी वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों को बधाई दी। कहा कि भविष्य में भी इस योजना पर और ठोस कारगर कदम उठाए जाएंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कृषि कानूनों को लेकर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर पर निशाना। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे कैप्टन अमरिंदर शहीद होना चाहते हैं। कृषि कानूनों में बदलाव को लेकर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि राज्यों को कानून को बदलने का अधिकार नहीं है। जिले के पाटुका ग्राम पंचायत की महिला सरपंच विकास की इबारत लिख रही हैं। महिला प्रधान गांव की महिलाओं को भी बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के अलावा शिक्षा पर फोकस करने पर ध्यान दे रही हैं। गांव के प्रधान अंजुमारा के प्रयासों से गांव के स्कूल में सीमेंट कंक्रीट के रास्ते भी बनाए गए। अंजुमारा का कहना है कि उनके 5 साल के कार्यकाल में ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले 5 गांव में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों पर खर्च किए गए। पलवल की मंडियों में धान, कपास और बाजरे की खरीद सुचारू रूप से जारी है। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी नरवीर सिंह ने बताया कि मंडियों में फसलों की खरीद एमएसपी पर की जा रही है। मार्केट कमेटी सेक्रेटरी ने कहा कि मंडी में किसानों के लिए 2 हेल्प डेस्क खोली गई है, जिससे कि किसानों को रजिस्ट्रेशन से जुड़ी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। किसानों से अपील है कि फसल सुखाकर खिलाएं। रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग ने मोहित अचार फैक्ट्री पर छापेमारी की। इस दौरान फैक्ट्री से सैकड़ों टन खराब अचार बरामद किया गया, जिसे मौके पर ही नष्ट किया गया। सीएम फ्लाइंग के इंचार्ज ने बताया कि फैक्ट्री में मिलावटी अचार बनाने को लेकर गुप्त सूचना मिली थी, जिस पर टीम ने कार्रवाई की और छापेमारी की, जहां पर फैक्ट्री के गटर में खराब अचार भरकर रखा गया था। वहीं फैक्ट्री में बनने वाले टोमेटो सॉस के सैंपल भी लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। सैंपल फेल होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद में पुलिस पूछताछ के दौरान 70 साल के बुजुर्ग की मारपीट से मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने सड़क पर डेड बॉडी को रखकर के जाम लगा दिया। इस दौरान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें समझाने की कोशिश की। परिजनों का आरोप है कि सदर थाने में दर्ज मामले में बुजुर्ग को सीआईए पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। इसके बाद उनकी मौत हुई। कुरुक्षेत्र के नए बस अड्डे पर वर्कशॉप में खड़ी बस में आग लगी तो अफरा तफरी मच गई। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पंचकुला के सेक्टर 20 में 3 युवकों पर तेज धारदार हथियारों से हमला कर सोने की चेन और पैसों से भरा बैग लूटकर फरार होने के आरोप हैं और युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। युवक केले का कारोबार करते हैं। जब वो रुपए कलेक्ट करने के लिए गए तो कुछ युवकों से किसी बात को लेकर बहस हुई। वापस लौटते वक्त कुछ युवकों ने उन्हें घेर लिया और लूट की वारदात को अंजाम दिया। पलवल में पुलिस की टीम ने गश्त के दौरान अवैध शराब से भरी एक गाड़ी पकड़ी है। मौके पर ही पुलिस ने गाड़ी के आरोपी चालक को भी गिरफ्तार किया। हथीन थाना पुलिस ने शराब से भरी गाड़ी के आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। सोनीपत के कुंडली टीडीआई में एक व्यक्ति ने 10वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण व्यक्ति के बच्चे का मानसिक रूप से कमजोर होना बताया जा रहा है। व्यक्ति अपने बच्चे की मानसिक स्थिति को लेकर पिछले कई दिनों से परेशान था। मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पलवल में जमीन और झगड़े की रंजिश के चलते 23 साल के युवक की हत्या कर शव को गांव दहालका स्थित रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में फेंक दिया गया। इस मामले में गतपुरी थाना पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर 10 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
मंडलाना गांव के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी। इस टक्कर के बाद बाइक पर सवार 5 लोग घायल हो गए। जब तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी तो उस समय बाइक चालक के साथ बाइक पर एक महिला और 3 बच्चे सवार थे। इन सभी 5 लोगों को नजदीकी सिविल अस्पताल में भेज दिया गया। पुलिस के अमर शहीद जवानों की याद में झज्जर पुलिस 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पुलिस फ्लैग डे मना रही है। पुलिस ने शहीदों की शहादत को नमन करने के लिए शहर में कई कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में हरियाणा पुलिस अकादमी के बैंड ने देशभक्ति की शानदार धुन बजा करके अमर शहीदों को याद किया, नमन किया और जवानों का हौसला बढ़ाया। रेलवे स्टेशन पर त्योहारों के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। जगाधरी रेलवे स्टेशन पर हर आने जाने वाली गाड़ी और यात्रियों पर रेलवे पुलिस की कड़ी नजर है। वहीं हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर पुलिस संदिग्धों पर नजर बनाए हुए हैं। सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखा जा रहा है और भीड़ भाड़ वाले स्टेशन पर अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है। पीएम मोदी ने 70वीं बार मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। कहा, दशहरा असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, साथ ही ये त्योहार संकटों पर जीत का भी उत्सव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी त्योहार का मौसम आने वाला है, इस दौरान लोग खरीदारी करेंगे। आप खरीदारी के दौरान वोकल फॉर का संदेश जरूर याद रखें और स्थानीय और स्वदेशी सामान की खरीदारी करें। प्रधानमंत्री ने देश के सैनिकों को विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस बार दिवाली में एक दिया सीमा पर तैनात सैनिकों के नाम पर जलाएं। पीएम ने लोगों से अपील की कि वे त्योहारों के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपने उन जांबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों पर भी सीमाओं पर डटे हुए हैं, भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खादी का जिक्र करते हुए कहा कि खादी हमारी सादगी की पहचान रही है, लेकिन हमारी खादी आज इको फ्रेंडली फैब्रिक के तौर पर जानी जा रही है। ये बॉडी फ्रेंडली फैब्रिक भी है। खादी पर जोर देते हुए पीएम ने मैक्सिको के शहर ओहाका का जिक्र किया और कहा कि वहां पर खादी ओहाका खादी के नाम से प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री ने बताया कि ओहाका का एक युवक मार्क ब्राउन गांधी जी से इतना प्रभावित हुआ कि वो मैक्सिको में जाकर खादी का काम शुरू करने लगा। देश भर में आज विजयादशमी की धूम है। लोग मना रहे हैं बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार। प्रधानमंत्री ने दी सभी देशवासियों को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कहा, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का यह पर्व हर किसी के जीवन में नई प्रेरणा लेकर आए। राष्ट्रपति ने भी देशवासियों को दशहरे की बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। मेरी कामना है कि हर्ष और उल्लास का ये त्योहार महामारी के प्रभाव से सबकी रक्षा कर देशवासियों में समृद्धि और खुशहाली का संचार करे। मुख्यमंत्री ने भी सभी को शुभकामनाएं दी। कहा कि विजयदशमी के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया और प्रदेशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। सीएम ने लिखा, बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व विजयदशमी की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। विजयादशमी के पावन अवसर पर प्रभु राम से आप सभी की सफलता, समृद्धि और प्रसन्नता की मंगल कामना करता हूं। विजयादशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के सुखना युद्ध स्मारक पर शस्त्र पूजा की। इस दौरान थल सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे भी मौजूद थे। मौके पर उन्होंने जनता को संदेश देते हुए कहा कि भारत चाहता है कि चीन और भारत के बीच बॉर्डर पर शांति होनी चाहिए और तनाव खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हमारी सेना किसी को भी देश के 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं करने देगी। चीन के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश के जवानों ने जिस प्रकार की भूमिका का निर्वहन किया है, आगे जब इतिहास लिखा जाएगा तो उनके शौर्य और बहादुरी की चर्चा स्वर्णाक्षरों में की जाएगी। विजयादशमी और आरएसएस के स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने देशवासियों को संबोधित किया, विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। मोहन भागवत ने चीन की हाल ही की गतिविधियों को लेकर घेरा
आरएसएस प्रमुख ने कहा कि कोरोना महामारी के संदर्भ में चीन की भूमिका संदिग्ध रही। भागवत ने कहा कि भारत का शासन, प्रशासन, सेना, जनता सभी ने इस आक्रमण के सामने अड़कर खड़े होकर अपने स्वाभिमान, दृढ़ता का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि चीन को भी इस बात का एहसास तो हो ही गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग इसके बाद लापरवाह हो जाएंगे। भागवत ने कहा कि हमें अफसोस है कि हमारी सद्भावना को दुर्बलता मानकर अपने बल के प्रदर्शन से कोई भारत को चाहे जैसा नचाले झुकाले, ये हो नहीं सकता। चित्रासी विधायक और हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नयनपाल रावत ने कहा कि युवा बुजुर्गों की अच्छाइयों का अनुसरण करते हुए समाज के भले के लिए काम करें। नयनपाल रावत फरीदाबाद में क्षत्रिय राजपूत सभा में मुख्य अतिथि के तौर पर बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने शस्त्र पूजन किया। क्षत्रिय समाज के पदाधिकारियों ने पगड़ी पहनाकर विधायक को सम्मानित किया। गुरुग्राम की बटोदी में जिले की सबसे बड़ी रामलीला का आयोजन किया जाता था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इस बार रामलीला नहीं हो रही। रामलीला में रावण का किरदार निभाने वाले दिनेश इस बात से निराश। दिनेश ने कहा कि पिछले 28 सालों से रामलीला में रावण की भूमिका में नजर आते हैं। यही नहीं, दूसरे जो किरदार हैं वे भी निराश हैं कि इस बार लोगों के बीच में वे अपनी प्रस्तुति नहीं दे पा रहे। कालीबाड़ी में दुर्गा पूजा की संध्या पर पहुंचे विधायक नरेंद्र गुप्ता। पूजा में पहुंचकर उन्होंने दर्शन किए। पूजा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ध्यान रखा गया। पूजा के बाद बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के नरेंद्र गुप्ता ने कहा, सत्ता में बनी रहेगी बीजेपी सरकार। 1 साल पूरा हो चुका और हम यूं ही जनता के हित में काम करते रहेंगे। जैकबपुरा में रामलीला के मंच से समाज सेवी वशिष्ठ गोयल ने लोगों को कोरोना से बचाव के लिए एहतियात बरतने की अपील की। कहा, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पर ध्यान रखें। गोयल ने कहा कि त्योहार बढ़ाते हैं भाईचारा और प्यार। रामलीला के मंच से मिलता है सकारात्मकता और व्यवहारिक ज्ञान। सूरत गढ़िया चौक से शुरू होकर शहर में निकाली गई राम की शोभा यात्रा। शोभा यात्रा के दौरान कोरोना से जुड़े नियमों का किया गया पालन। शोभा यात्रा के दौरान एक रथ पर रावण तो दूसरे पर भगवान राम विराजमान थे। बाजारों में खड़े लोगों ने शोभा यात्रा के दर्शन किए। दशहरे के दिन रावण दहन को लेकर फरीदाबाद प्रशासन बेहद सख्त नजर आया। एनआईटी दशहरा मैदान के पास मालवीय वाटिका में प्रशासन ने रावण दहन को रोककर रावण के पुतले के टुकड़े टुकड़े कर दिए। रावण के पुतले के टुकड़े टुकड़े करने के बाद फरीदाबाद प्रशासन ने कहा कि आयोजकों ने रावण दहन की परमिशन नहीं ली थी। कोरोना संकट के कारण सोनीपत में इस साल केवल रावण का ही पुतला दहन किया गया। हर साल मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतलों को भी साथ में जलाया जाता था। कोरोना के चलते रावण दहन के समय सोनीपत में पिछले साल की तुलना में कम भीड़ नजर आई। प्रशासन ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करवाया। रोहतक की पुरानी आईटीआई ग्राउंड में पूरी आतिशबाजी के साथ रावण को मास्क लगा करके उसको जलाया गया। मास्क वाले रावण को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। काफी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे थे। भीड़ ने कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। त्योहार के दिन ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट, विदाउट सीट बेल्ट वाहन चलाते दिखे लोग। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले चालकों पर ट्रैफिक पुलिस की सख्ती भी देखने को मिली। त्योहार के दिन ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे लोगों पर ट्रैफिक पुलिस सख्त नजर आई। जमकर काटे गए वाहनों के चालान। आमतौर पर त्योहार के दिन चालान काटने से पुलिस परहेज करती है। कोरोना महामारी के दौर में बच्चों के हुनर को हौसला देने के लिए बाल कल्याण परिषद की ओर से 10 अक्टूबर से ऑनलाइन बाल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस ऑनलाइन बाल महोत्सव का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे बाल कल्याण अधिकारी डीके गोयल ने बच्चों में खासा जोश देखा। फरीदाबाद में बर्नवाल रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ने रोज गार्डन दशहरा मैदान में साइकिल रैली का आयोजन किया। इसमें फरीदाबाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सुप्रिंटेंडेंट विनोद गौड़ और महिला आयोग की सदस्य रेणु भाटिया समेत दर्जनों लोगों ने हिस्सा लिया। देश में कोरोना पर लग रही लगाम। 24 घंटे में सामने आए 50,129 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 78,64,811 के पार। अब 1,18,534 की मौत।
हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,57,000 के पार चला गया। पिछले 24 घंटे में 1,299 नए मरीज मिले, 15 की मौत। एक्टिव केस 10,148 से ज्यादा। सिरसा में कोरोना संक्रमित 90 साल के बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। 65 नए केस मिले और 86 मरीज ठीक हुए। जिले में अब मरने वालों की संख्या 78 हो गई। सिविल सर्जन ने कहा कि जिले में 349 केस एक्टिव हैं। अब तक टोटल 4,525 केस मिल चुके हैं। 4,525 मरीज ठीक हो चुके हैं। करनाल में कोरोना के 19 नए केस सामने आए। जिले का रिकवरी रेट 96% के पार चला गया। करनाल में कोरोना के 235 केस हैं। गुरुग्राम में कोरोना संक्रमण से 398 नए केस मिले, जबकि 269 मरीज ठीक हुए हैं। जिले में अब 2,770 एक्टिव केस हैं। 27,263 कोरोना के कुल केस सामने आ चुके हैं। पंचकुला में पिछले 24 घंटे में आए 34 नए केस। 49 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में कोरोना से 109 लोगों की मौत हो चुकी है।